आज स्टार्ट करते हैं। आज हम इसको कंक्लूड करेंगे आपकी वेव ऑप्टिक्स को। लास्ट ही टॉपिक आपके पास है, तो छोटा सा टॉपिक है, दैट इज ब्रिस्टल्स लॉ। तो ये एक्चुअली ब्रिस्टल लॉ कहाँ जरूरत पड़ी इसकी स्टडी करने की। हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा कि पोलराइजेशन होती है। पोलराइजेशन में जो डिफरेंट प्लेन्स होते हैं उनमें से कैसे एक प्लेन को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सर्टन पोलराइजर, एंड आफ्टर दैट उससे कैसे चेक किया जाता है कि कौन सा प्लेन रिस्ट्रिक्ट हुआ है विद द हेल्प ऑफ एनालाइजर। सो it is observed that it is totally studied with the help of certain experiments that there are different other methods of even the simpler methods of producing plain polarized methods for producing plain polarized light. Plain polarized light. बहुत सारे और भी तरीके स्टडी किए गए, जैसे कि पहला तरीका था रिफ्लेक्शन, कि अगर लाइट किसी पर्टिकुलर एंगल पे किसी सरफेस पे, सरफेस कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट सरफेस होना चाहिए, ध्यान रहे सरफेस होना चाहिए ट्रांसपेरेंट। उस ट्रांसपेरेंट सरफेस से अगर आपके पास लाइट रिफ्लेक्ट होती है, फिर से मैं बोल रहा हूं आपको, ट्रांसपेरेंट सरफेस से रिफ्लेक्शन होती है, तो वो रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है वो पोलराइज्ड होगी। समझ आई? जो ट्रांसपेरेंट मीडिया होता है बच्चे, ट्रांसपेरेंट मीडिया में से मोस्टली क्या होती है, रिफ्रैक्शन। लेकिन आपको पता है 100% रिफ्रैक्शन नहीं होती। तो अगर किसी पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंस किया जाए और जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी, वो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है दैट विल बी पोलराइज्ड। सो ये भी एक तरीका है पोलराइज करने का किसी भी लाइट को। दूसरा तरीका क्या है, स्कैटरिंग। इफ the light is scattered from a surface or certain object, then that has some component of the polarization. फिर कुछ स्पेसिफाइड तरीके आए कि जहां पे हम स्पेसिफिक क्रिस्टल्स को यूज करते हैं, जिन्हें डबल क्रिस्टल भी कहा जाता है। और हमारे पास वहां पे क्या होती है कि जैसे ही लाइट इंसिडेंट होती है उस सरफेस के ऊपर, उस सरफेस के अंदर जाते ही लाइट के दो टुकड़े बन जाते हैं, लाइट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। मींस सिंगल रे गॉट डिवाइडेड इनटू टू एंड वी गॉट डबल रिफ्रैक्शन। वी गॉट डबल रिफ्रैक्शन। उसमें दो रेज बन जाती हैं, और वो जो दो रेज है उनमें क्या हो जाती है, पोलराइजेशन हो जाती है। और कुछ आपके पास फिर एक लास्ट तरीका था सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन का। सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या है, जब आप रे को इंसिडेंट करते हो किसी बॉडी पे, किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे, तो वो ऑब्जेक्ट जो है आपकी उस लाइट रे में होने वाले दो प्लेन्स, जो दो प्लेन्स होते हैं लाइट के, दो परपेंडिकुलर प्लेन्स होते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और वाइब्रेट कर रहे होते हैं। और इसमें ये वाला है प्रोपगेशन, ये एरो वाला एक परपेंडिकुलर साइड और ये डॉट वाला दूसरी परपेंडिकुलर साइड। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपका वो ऑब्जेक्ट जिस पे आपने इंसिडेंट किया है वो सेलेक्टिव प्लेन को एब्जॉर्ब कर लेता है। मींस आपके पास कितने प्लेन्स थे, दो प्लेन्स थे। अगर उनमें से किसी एक प्लेन को मेरा ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आउटपुट पे आपको क्या मिला, आपको आउटपुट पे मिला एक सिंगल प्लेन। और भाई वो सिंगल प्लेन, अगर दो प्लेन में से सिंगल प्लेन आउटपुट पे मिलता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो लाइट प्लेन पोलराइज्ड है। वो लाइट क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन जाती है, आउटपुट पे बन जाती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये थे आपके डिफरेंट मेथड्स जिसकी हेल्प से आप लाइट को पोलराइज कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं कि इनमें से जो सबसे पहला मेथड जो पड़ा, फर्स्ट मेथड, दैट इज पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। बाय रिफ्लेक्शन।
रिफ्लेक्शन से पोलराइजेशन होती है। और यही कंसेप्ट जो था ये दिया भाई आपके एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट ने जिनका नाम था डेविड ब्रिस्टर। दिया डेविड ब्रिस्टर जो ब्रिटिशर थे। उन्होंने क्या देखा कि व्हेनेवर वी इंसिडेंट लाइट ऑन द सरफेस, ये मैं आपके पास एक सरफेस बना रहा हूं, ध्यान रहे ये जो सरफेस है दैट इज मेड अप ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, दैट इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जब इस मटेरियल के ऊपर आपको पता है जब भी रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन स्टडी किया जाता है तो हम लेते हैं एक नॉर्मल। ये नॉर्मल है बच्चे मेरे पास एन एन डैश। जब इस सरफेस के ऊपर ये रे ए बी रे इंसिडेंट की जाती है, ये ए बी रे जो है दैट कैरीज बोथ द प्लेन्स, इसमें आपके दोनों प्लेन्स हैं, एरोज आर देयर एज वेल एज द डॉट्स आर देयर। मींस ये वाली रे कौन सी है, ये जो इंसिडेंट रे है, जो इंसिडेंट लाइट है, ये इंसिडेंट लाइट जो आपकी है दैट इज अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। अब जब इंसिडेंट हो गई, अगर ये इंसिडेंस आपकी, ये वाला एंगल कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर एक किसी स्पेसिफिक वैल्यू का हो, तो उन्होंने कहा, ब्रिस्टर ने कहा कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ पोलराइजेशन के बराबर हो या पोलराइजेशन एंगल के बराबर हो, उस समय जो रे यहां से, अब आपको पता है कि टोटल सारी की सारी जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी, कुछ हिस्सा इसका रिफ्लेक्ट होगा, कुछ हिस्सा इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा यहां से, और कुछ हिस्सा यहां पे अंदर ग्लास अगर है तो ग्लास का मीडियम है तो ये यहां पे हो जाएगा रिफ्रैक्ट। दिस वन इज रिफ्रैक्टेड लाइट, दिस वन इज रिफ्रैक्टेड लाइट, ये रिफ्रैक्टेड लाइट है भाई, और ये है आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट। कुछ हिस्सा आपका रिफ्लेक्ट हो गया, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है भाई ये आपकी पोलराइज्ड होगी, दैट विल बी प्लेन पोलराइज्ड एंड वुड हैव, ये देखिए सिर्फ डॉट्स हैं इसमें, इसमें एरोज अब्सॉर्ब हो गए। हाँ, अब दूसरे वाली जो थी वो भी, वो कंप्लीटली नहीं, उसमें प्लेन्स जो है वो डिस्टर्ब हो गए हैं, प्लेन्स आगे पीछे हो गए हैं, वो कोन साइड नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल इट इज नॉट कंप्लीटली पोलराइज्ड। तो रिफ्रैक्टेड वाली जो है वो टोटली पोलराइज्ड नहीं है, कई कुछ कंपोनेंट हैं पोलराइज्ड, दैट इज पार्शियली पोलराइज्ड। तो हमें पार्शियली पोलराइज्ड को नहीं देखना है, मुझे देखना है किसको, रिफ्लेक्टेड लाइट को, जो कि पूरी की पूरी क्या है, पोलराइज्ड है। वो क्या है, पोलराइज्ड है। तो ब्रिस्टर ने क्या कहा, ब्रिस्टर कहता है कि जब रे इंसिडेंट हो एक पर्टिकुलर एंगल पे किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस पे, ध्यान रहे ट्रांसपेरेंट, जिसपे मोस्टली रिफ्रैक्शन होती है, उस सरफेस से अगर रिफ्लेक्शन होती है तो वो रे क्या हो जाती है, आपकी बन जाती है पोलराइज्ड। ठीक, और जो वो पर्टिकुलर एंगल है उस पर्टिकुलर एंगल को क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग एंगल। क्या वो बन जाता है, वो बन जाता है ब्रिस्टर एंगल। तो क्या कहते हैं, द एंगल, ब्रिस्टर एंगल क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच अ बीम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट जो आपकी अगर आप यहां पे डालते हो, अनपोलराइज्ड लाइट falling on a transparent, falling on a transparent surface is reflected as a beam of, ध्यान से फिर से, surface is reflected as a beam of polarized light, polarized
light. That angle is known as polarizing angle or Brewster angle. क्या कहते हैं उसे? पोलराइजिंग एंगल कहते हैं या कहते हैं भाई उसे ब्रिस्टर एंगल। ठीक है भाई। अब यहां पे मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि यहां पे अब कैसे रिलेशन कैसे निकालेंगे, ये किस तरह से हमें पता चलेगा कि मेरा ब्रिस्टर एंगल कितना होगा। ये जो आपके पास सरफेस है, इस सरफेस पे जब इंसिडेंट होगा तो अकॉर्डिंग टू ब्रिस्टर ने एक कंसेप्ट और जोड़ा कि ये जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज होंगी, ये रिफ्रैक्टेड रे होगी, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री का। कितना एंगल होगा? 90 डिग्री का। इसका मतलब है ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, ये आपका आई प्लस आर जो है दैट इज ऑलवेज 90 डिग्री। मींस आपका आर जो है वो 90 माइनस आई होगा। और ये आई कौन सा है? दिस आई इज पोलराइजिंग एंगल, इसलिए मैं इसे आई पी लिख रहा हूं। सो आई इज व्हाट? दैट इज योर पोलराइजिंग एंगल। अब आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू साइन आई, स्नेल्स लॉ कहता है, अपॉन साइन आर। आई कौन सा? पोलराइजिंग वाला। लेकिन साइन आई पी अपॉन साइन आर, आर तो 90 माइनस आई पी है ना, यहां 90 है, सॉरी, दिस इज 90 माइनस आई पी। और आपको पता है 90 माइनस आई पी किसके बराबर होता है? कॉस आई पी के बराबर होता है। तो साइन आई पी अपॉन कॉस आई पी, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया भाई? हो गया आपका tan आई पी। तो म्यू किसके बराबर हो गया? tan आई पी के। अब यहां से आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि जो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना होना चाहिए? tan इनवर्स म्यू के बराबर होना चाहिए। मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए टू गेट द लाइट आउट ऑफ इट एज अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और इसी रिलेशन को जिसमें आपको क्या मिल रहा है? आपको मिल रहा है म्यू इज इक्वल टू tan आई पी। इसी रिलेशन को कहते हैं, यही रिलेशन है भाई आपका ब्रिस्टर्स लॉ। इस रिलेशन को क्या कहते हैं? ब्रिस्टर्स लॉ। ये बात समझ आ गई ब्रिस्टर लॉ क्या था? चलिए ब्रिस्टर लॉ के बेसिस पे एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, तब हमें ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो सिंपल क्वेश्चन आपका मैं ले रहा हूं। येलो लाइट इज इंसिडेंट ऑन द स्मूथ सरफेस। येलो लाइट है, लाइट कौन सी है भाई? येलो है। येलो लाइट आपने कहां डाली है? स्मूथ सरफेस पे। स्मूथ सरफेस है किसकी? ग्लास की। तो स्मूथ ग्लास सरफेस हो गया। अब ग्लास है तो रिफ्रैक्शन भी होगी तो रिफ्लेक्शन भी होगी। अब ये जो ग्लास है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दैट इज 1.664। भाई 1.664 है तो ये ग्लास भाई आपका होने वाला है, कौन सा ग्लास है ये फ्लिंट ग्लास है। ये ग्लास कौन सा है आपका? फ्लिंट ग्लास है। और योर जॉब इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलराइजिंग एंगल। क्या आपका काम क्या है? आपने क्या निकालना है? पोलराइजिंग एंगल कितना है। ठीक है भाई। चलिए वी नो हेयर हमें क्या क्या गिवन है पहले देखिए। हमें पहले पता चल गया कि म्यू की वैल्यू कितनी है? म्यू की वैल्यू है 1.6640। एक चीज पता लग गई। दूसरा हमें पता चल गया कि tan आईपी जो जिसे हमने निकालना है वो जो है वो 1.6640 के बराबर है, जो कि किसकी वैल्यू है? म्यू की वैल्यू है। तो यहां से सीधा हो गया आईपी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? tan इनवर्स हो जाएगा किसका? 1.6640। और भाई यहां से अगर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज यू वुड गेट दैट
that is going to be 59 डिग्री। सो आईपी कितने बराबर हो गया? पोलराइजिंग एंगल किसके बराबर आ गया आपका? पोलराइजिंग एंगल आपका आ गया 59 डिग्री। ये क्या है? अगर आपको यहां पे आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी निकालना आए, आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी निकालना आए, आर भी निकालना आए, तो यू कैन इवन गेट दैट, बिकॉज आई एंड आर दोनों का सम कितना होता है? 90 डिग्री होता है। एंड हियर फॉर दैट केस योर आर वुड बी 31 डिग्री। ठीक है भाई, ये आपकी बात हो गई। अब आपका अगला एक और छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है, इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट भी इंक्लूडेड है। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, ये क्या देता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, वो तो वैल्यू नॉन है, इट इज ए कांस्टेंट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड दैट इन वाटर, जो वाटर में है वेलोसिटी, इसे मैं v लिख रहा हूं, v मतलब वाटर में वेलोसिटी, क्योंकि वो कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ एयर वाली और वैक्यूम वाली कांस्टेंट है, व्हिच इज दिस वन। सो v किसके बराबर है? 2.2 10⁸ मीटर पर सेकेंड। v आ गया। आपको अगेन यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ पोलराइजिंग एंगल। चलिए निकालते हैं। हमें पता है म्यू यहां से निकल जाएगा, क्योंकि म्यू किसके बराबर होता है? c अपॉन v के बराबर होता है। c अपॉन v हो गया यहां पे 3/2.2। क्यों? 10⁸ 10⁸ दोनों में कॉमन है, वो कट हो जाएगा। इट इज अगेन गोइंग टू बी 1.3636। सॉल्व कर लिया, 1.3636 आ गया। देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ आईपी। ऊपर देखा हमने आईपी किसके बराबर होता है? tan इनवर्स ऑफ द वैल्यू ऑफ म्यू, 1.3636। बस इसी का tan इनवर्स निकालना है, और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वुड हेल्प यू टू गेट द वैल्यू, एंड दैट इज आईपी इज 53.74 डिग्रीज। डन। तो ये आपके कुछ न्यूमेरिकल थे ऑन द बेसिस ऑफ योर ब्रिस्टल्स लॉ, दैट इज ऑल अबाउट योर वेव ऑप्टिक्स। तो कोई भी प्रॉब्लम है, लेट मी नो अबाउट दैट, मैसेज मी अबाउट दैट। इफ यू आर हैविंग एन इशू, let me know, but please solve the numericals on the basis of your Mollus and Bristol law। ठीक है, तो कोई भी मैसेज है, आपकी स्क्रीन पे है मेरी ईमेल आईडी, get me know about your doubts। Thank you, enjoy Dr. Dushyant's physics classes।